Hello friends, welcome to e-learning program. Myself Indu Gaba. I am presently working as Assistant Professor of Mathematics at Dr. B.R. Ambedkar Government PG College, कैथल। आज के e-learning प्रोग्राम में हमारा सब्जेक्ट रहेगा मीट्रिक स्पेस। आपने मेरे मीट्रिक स्पेस के पिछले लेक्चर्स को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी की कॉन्टिन्यूशन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा ओपन सेट्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओपन सेट, तो ओपन सेट होता क्या है? तो मान लो हमारा X एक मीट्रिक स्पेस है जिसकी मीट्रिक है D। हमने उस X के अंदर एक A सबसेट ले लिया। अब हम उस A को कब ओपन कहेंगे? हम A का हर एक पॉइंट उठाएंगे। मान लो A का आपने पहला पॉइंट उठाया, अगर उस पॉइंट को सेंटर मान के आप एक स्फीयर ड्रॉ कर सको जो पूरा का पूरा उसी के अंदर है, फिर इसी तरह आप A का दूसरा पॉइंट उठाओ, फिर उस पॉइंट को भी सेंटर मान के हमने स्फीयर ड्रॉ करना है, वो भी पूरा का पूरा उसी A में रहना चाहिए। इसी तरह आप A के हर एक पॉइंट को उठाओगे, हर एक पॉइंट को सेंटर मान के आप स्फीयर्स ड्रॉ करोगे। वो स्फीयर चाहे जितना मर्जी छोटी रेडियस का, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो स्फीयर पूरा का पूरा A में ही रहता है, A के हर एक पॉइंट के लिए, तब हम कहेंगे कि वो A क्या है? ओपन। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे कि लेट X बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट A बी एनी सबसेट ऑफ X, हम देन A इज सेड टू बी ओपन इफ फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। हमने A में से कोई भी उठा लिया, हर एक A के लिए मुझे एक R मिलना चाहिए, एक रेडियस मिलनी चाहिए कि उस A को सेंटर मान के, R को रेडियस मान के मैं एक कोई भी स्फीयर ड्रॉ करूँ है सारे, वो पूरा का पूरा कहाँ रह जाए? A में। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर A को सेंटर मान के मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूँ जो A के ही अंदर रह जाए, तो हम A को क्या बोलते हैं? इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब इसी डेफिनेशन को मैं दूसरे तरीके से कैसे कह सकती हूँ कि हम A को ओपन तब कहेंगे अगर A का कोई भी पॉइंट पकड़े और वो पॉइंट कैसा होना चाहिए? इंटीरियर पॉइंट। लास्ट लेक्चर में ही आपने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी थी। वो क्या थी कि हम कैपिटल A को नेबरहुड ऑफ स्मॉल a कब कहते हैं? अगर स्मॉल a को सेंटर मान के हम एक स्फीयर ड्रॉ कर सके जो पूरा का पूरा A में रहे। ओपन सेट की डेफिनेशन में भी यही है। इसका मतलब इसी ओपन सेट की डेफिनेशन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम A को ओपन तब कहेंगे अगर A अपने हर एक पॉइंट की क्या बन जाए? नेबरहुड। तीनों ही डेफिनेशंस का मीनिंग एक ही है कि आपने क्या करना है? A के पॉइंट्स लेने हैं, उन पॉइंट्स को सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ करना है। अगर वो स्फीयर पूरा का पूरा A में चला जाता है, तब हम उस A को क्या कहेंगे? ओपन। उसी टाइम हम A को अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड भी कहेंगे और पॉइंट्स को क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल A। तो चलो अब हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स कहाँ पे मिलते हैं हमें? रियल लाइन पे। तो हमने रियल लाइन क्या ले ली? यूजुअल मीट्रिक स्पेस विद मीट्रिक क्या ले ली? यूजुअल मीट्रिक dxy mod x माइनस वाई। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया ओपन इंटरवल 2,5। अब हमने देखना है कि ये सेट ओपन है या नहीं। तो क्या करोगे आप? A के पॉइंट उठाओगे। अब इस ओपन इंटरवल 2,5 में 2 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 से बड़े हैं, 5 से छोटे हैं। 2 से बड़े कैसे होंगे? 2 प्लस समथिंग, वो समथिंग जितना मर्जी छोटा डाल दो, 0.000001। तो समझने के लिए हमने A का एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया? 2.001। अब हमने देखना है क्या मैं इसको सेंटर मान के कोई स्फीयर ड्रॉ कर सकती हूँ जो इसी में रहे। इसका 2 से कितना डिस्टेंस है? 0.001। अगर मैं इस डिस्टेंस का 1/3 या हाफ या 1/4 रेडियस को मान लूँ, तो जैसे मैंने रेडियस ली, जो इसका डिस्टेंस था उसका 1/3 ले लिया। अगर मैं इसको रेडियस मान के और इसको सेंटर मान के मैं स्फीयर ड्रॉ करूं, अब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ओपन स्फीयर इन रियल लाइन क्या होते हैं कि A को सेंटर मान के, R को रेडियस मान के अगर आपने ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है तो क्या बनेगा? एक इंटरवल। कैसे? A में से R घटा दो, A में R जोड़ दो। तो इसका मतलब अब मैंने स्फीयर लेना है 2.001 को सेंटर मान के और रेडियस क्या लेनी है? 0.001/3। तो आप 2.001 में से 0.001/3 माइनस कर दोगे और यही चीज़ आप ऐड कर दोगे। तो जब 2.001 में से मैं 0.001/3 माइनस करूंगी तो 2 से तो मैं क्या रहूंगी? ग्रेटर। जैसे ही मैं 2 से ग्रेटर हुई तो मैं इस सेट के अंदर रहूंगी और इस साइड से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2.001 में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो आप इसी
इसी सेट के अंदर रहोगे। इसका मतलब ये जो सफियर बनेगा वो पूरा का पूरा कहाँ रहेगा, ए के अंदर। इसका मतलब इस 2.001 को सेंटर मान के मैं सफियर ड्रॉ कर सकती हूँ जो पूरा का पूरा ए में रहेगा। अगर मैं आगे का ले लूँ, 3 को ले लूँ, 3 को सेंटर मान के तो आप हाफ रेडियस ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं। इसी तरह आप 4 को सेंटर मान के ड्रॉ करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 3 और 4 के बीच का ले लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 5 वाला देखते हैं। अब 5 तो इस सफियर में इंटरवल में नहीं है, तो क्या करोगे, आप 5 से छोटा लोगे। 5 से छोटा किस टाइप का आएगा, 4.999 इस टाइप का। तो फिर मैंने समझने के लिए क्या ले लिया कि a इज इक्वल टू 4.99 ले लूँ। अब इस 4.99 का 5 से कितना गैप है, 0.01। तो अगर मैं रेडियस जितना गैप है उसका 1/3 या हाफ या 1/4 या 1/10 ले लेती हूँ, तो उसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के जो भी आप सफियर ड्रॉ करोगे वो सफियर इसके अंदर ही रहेगा। इसका मतलब मैं इसको भी सेंटर मान के सफियर ड्रॉ कर सकती हूँ, 2.001 को भी सेंटर मान के सफियर ड्रॉ कर सकती हूँ। इनफैक्ट आप 2.00 हज़ार बार लगा दो, फिर एक लगा दो, उसको सेंटर मान के भी सफियर ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट को सेंटर मान के आप सफियर ड्रॉ कर सकते हो जो पूरा का पूरा इसी ए में रहेगा। इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल अब हमने लिया कि ए को ले लो क्लोज इंटरवल 2,5। अब 2 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, तो सबसे पहले 2 को ही चेक करें। अब 2 हमने ए को 2 ले लिया। अब अगर आप रेडियस कितनी मर्जी छोटी ले लो, चाहे 1/1 करोड़ ले लो, तो जब ए को सेंटर मान के यानी कि 2 को सेंटर मान के 1/1 करोड़ रेडियस का जब आप सर्कल या सफियर ड्रॉ करोगे तो आपको 2 में से 1/1 करोड़ माइनस करना पड़ेगा। जब मैं 2 में से 1/1 करोड़ माइनस करूंगी तो 2 से छोटी, 2 से छोटे होने का मतलब मैं ए में नहीं रहूंगी, ए से बाहर आ जाऊंगी। और इस साइड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 में 1/1 करोड़ ऐड करके हम यही रहेंगे, लेकिन हमें तो पूरा इंटरवल चाहिए, पूरा सफियर चाहिए। तो पूरा का पूरा सफियर तो इस कैपिटल ए में नहीं जाएगा। इसका मतलब चाहे जितनी मर्जी छोटी रेडियस ले लो, आप इस ए को सेंटर मान के ऐसा कोई सफियर नहीं ड्रॉ कर सकते जो पूरा का पूरा इसी में रहे। इसका मतलब हम 2 को सेंटर मान के कोई भी सफियर नहीं ड्रॉ कर सकते। इसका मतलब तो ये सेट ओपन ही नहीं है, क्योंकि ओपन सेट तो कहता है ए के हर एक पॉइंट को सेंटर मान के हमें सफियर ड्रॉ करना है। अगर मुझे ए में एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसको सेंटर मान के मैं सफियर नहीं ड्रॉ कर सकती तो वो सेट ओपन नहीं होगा। इसका मतलब ये सेट ओपन नहीं होगा। इसमें दिक्कत 2 से भी है और किससे दिक्कत हो सकती है, 5 से भी दिक्कत है, क्योंकि जब आप 5 को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करोगे तो 5 में से माइनस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 5 में ऐड करेंगे फिर हम 5 से बाहर चले जाएंगे। 5 से बाहर जाएंगे तो ए से बाहर चले गए, ए से बाहर चले गए तो सफियर उस ए के अंदर नहीं रहा। इसका मतलब ये जो सफियर था ए में नहीं रहा तो ए क्या बनेगा, नॉट ओपन। इसका मतलब ये जो सेट ए है ये ओपन नहीं है। सिमिलरली आप 2 की तरफ से क्लोज और 5 की तरफ से ओपन ले रहे हो तो ये सेट भी ओपन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप 2 को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करोगे आपको इस 2 से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे ही बाहर जाओगे ओपन वाली प्रॉपर्टी गड़बड़ हो जाएगी। सिमिलरली 2 साइड से ओपन है और 5 की साइड से क्लोज है तो यहाँ पे दिक्कत कौन करेगा, 5, क्योंकि 5 को सेंटर मान के जब आप सफियर ड्रॉ करोगे फिर आपको 5 से बाहर जाना पड़ेगा। इस साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से बाहर जाना पड़ेगा। राइट साइड से बाहर जाओगे तो इसका मतलब सफियर ए के अंदर वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब ये सेट भी ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट अब हमने लिया ए को नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो। 1 के बाद सीधा 2, 1 और 2 के बीच का आपके पास कुछ नहीं है, 1 से पहले भी कुछ नहीं है। अब हमने ये देखना है ये सेट ओपन है या नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, ए के पॉइंट्स लोगे। आपने 1 ले लिया। अब 1 को सेंटर मान के अगर मैं हाफ या 1/3 रेडियस लेके सफियर ड्रॉ करूँ तो ऐसे ही दिखेगा आपको। इस सफियर में सिर्फ 1 है और बाकी तो फ्रैक्शंस आएंगे। क्या नेचुरल नंबर का कुछ आया इसके अंदर, नहीं। हमें क्या चाहिए कि 1 को सेंटर मान के जो सफियर ड्रॉ करे वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर के अंदर आना चाहिए। इसके बेचारे के पास तो खुद नेचुरल नंबर का ही 1 है और तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये सफियर वापस ए में नहीं जा रहा। इसका मतलब ये जो
n इज इक्वल टू जो नेचुरल नंबर है ये ओपन नहीं है। सिमिलरली आप 2 को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करते वो भी नहीं जाएगा, 3 को सेंटर मान के करोगे वो भी नहीं जाएगा। इसका मतलब हमें तो एक पॉइंट चाहिए जिसको सेंटर मान के सफियर ना ड्रॉ कर सकें, तभी सफिशिएंट है कि वो ओपन नहीं है। यहाँ तो कोई मर्जी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको सेंटर मान के आप सफियर ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब नेचुरल नंबर भी आपका जो सेट है वो ओपन नहीं है। सिमिलरली आप कह सकते हो जो इंटीजर्स वाला सेट है ये भी ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हमने ले लिए रैशनल्स, क्या ये ओपन होगा? तो अब रैशनल्स के लिए भी देखते हैं। रैशनल्स में 1, 2, इसमें तो फ्रैक्शन भी आएंगे 1/2, 3/2 एंड सो ऑन सभी। तो मान लो मैंने 3/2 ले लिया। अगर मैं 3/2 को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करूंगी तो क्या ये पूरा क्यू में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 3/2 को सेंटर मान के जब आप सफियर ड्रॉ करोगे 3/2 में से कुछ माइनस करोगे, 3/2 में से कुछ माइनस करोगे तो आएगा तो रियल नंबर, 3/2 में कुछ ऐड करोगे वो भी क्या आएगा? रियल नंबर। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इन्फिनेटली मैनी रैशनल्स एंड इन्फिनेटली मैनी इर्रेशनल। जो इन दो रियल नंबर के बीच के रैशनल होंगे वो तो चले जाएंगे इसमें, लेकिन इर्रेशनल्स का क्या करोगे? इर्रेशनल्स तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा सफियर क्यू में नहीं जाएगा। अगर पूरा सफियर क्यू में नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्यू में हमें एक पॉइंट मिल गया जिसको सेंटर मान के आप सफियर ड्रॉ करो और वो सफियर पूरा का पूरा क्यू में नहीं जाता। इसका मतलब ये क्यू भी ओपन नहीं है। अब मैंने 3/2 लिया, आप 1 को ले सकते हो, 2 को ले सकते हो, 1/2 को ले सकते हो। इनफैक्ट इस क्यू का कोई मर्जी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को सेंटर मान के आप सफियर ड्रॉ करोगे, कोई भी सफियर उसमें पूरी तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि सफियर के अंदर रैशनल भी आएंगे और इर्रेशनल भी आएंगे। रैशनल तो चले जाएंगे लेकिन दिक्कत कौन करेंगे? इर्रेशनल्स। सिमिलरली इर्रेशनल r-q ये भी ओपन नहीं है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। इर्रेशनल आपने ले लिए, मान लो √2, √3, √5 इस टाइप के हैं। जब आपने √2 को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करना है तो उस सफियर में फिर क्या होगी? उसकी बाउंड्रीज क्या हो जाएंगी? रियल नंबर। दो रियल नंबर के बीच में आप क्या कहोगे? इन्फिनेटली मैनी रैशनल्स आएंगे और इन्फिनेटली मैनी इर्रेशनल। जो उसके इर्रेशनल है वो तो इर्रेशनल में चले जाएंगे, लेकिन रैशनल तो इर्रेशनल में नहीं जाते। इसका मतलब वो सफियर पूरा का पूरा इस इर्रेशनल में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये इर्रेशनल वाला जो सेट है ये भी ओपन नहीं होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमने ए को ले लिया रियल लाइन। अब क्या ये रियल लाइन ओपन है? सेम केस, हम रियल लाइन के लिए भी क्या ले लें? उसका कोई मर्जी पॉइंट ले लो। अब आपने रियल लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को सेंटर मान के कोई मर्जी सफियर ड्रॉ कर लो। सफियर रहेगा तो कहाँ पर? रियल लाइन पर ही। अगर सफियर रियल लाइन पर रहेगा तो इसका वो रियल लाइन में चला गया। इसका मतलब आप इसका कोई मर्जी पॉइंट लो, हर एक पॉइंट को सेंटर मान के आप सफियर ड्रॉ कर सकते हो जो पूरा का पूरा उसी के अंदर रहेगा। इसका मतलब ये रियल लाइन क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। रियल लाइन अब क्या थी वैसे? पूरा मीट्रिक स्पेस, मैंने x = r लिया था। अब पूरा मीट्रिक स्पेस इसका मतलब ओपन ही होता है, क्योंकि आपने कैपिटल X ले लिया, कैपिटल X में से कोई पॉइंट उठाया, जब उस पॉइंट को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करोगे, सफियर की डेफिनेशन क्या कहती है? सफियर में पॉइंट से किसके आते हैं? x के। तो सफियर के अंदर तो x से बाहर का कुछ है ही नहीं, तो सफियर को तो x में जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब आप मीट्रिक स्पेस के किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करते हो तो वो तो उसी मीट्रिक स्पेस में ही रहता है। इसका मतलब जो पूरा मीट्रिक स्पेस है वो तो हमेशा ही ओपन रहेगा। तो इसका मतलब x = r भी हमेशा क्या रहेगा? ओपन। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइनाइट सेट ले लिया 1, 2, 3, 4। क्या ये ओपन होगा? फिर आप चेक करो, अगर मैं 1 को सेंटर मान के कोई सफियर ड्रॉ करती हूँ, उस सफियर में क्या आएंगे? 1 से अलग भी चीज़ें आएंगी, 2, 3, 4 तो नहीं आएंगे, और चीज़ें आएंगी। वो चीज़ें वापस इस सेट में जाएंगी? नहीं जाएंगी। सेम एग्जांपल जैसे आपने नेचुरल नंबर में किया था। इसका मतलब हम 1 को सेंटर मान के सफियर नहीं ड्रॉ कर सकते जो पूरा ए में जाएगा। इसका मतलब ये सेट भी क्या है? ओपन नहीं है। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स थे ओपन सेट के। आप इसी तरह कोई भी आपके पास एग्जांपल है आप चेक कर सकते हो। आप उसका एक पॉइंट पकड़ो, उस पॉइंट को सेंटर मान के सफियर ड्रॉ करो, सफियर छोटी से छोटी रेडियस का भी ट्राई करो ड्रॉ करने की। अगर वो सफियर उसमें चला जाता है तो इसका मतलब वो सेट ओपन है। और ऐसा हर एक पॉइंट के लिए होना चाहिए। अगर आपको एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसके लिए सफियर ना ड्रॉ कर सकें तो हम वो कहेंगे कि ये सेट ओपन नहीं है। तो इन्हें मीट्रिक स्पेस
फाई एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्स तो ऑलवेज ओपन है ही। अब एम्प्टी सेट भी ओपन होता है, क्यों? हम किसी सेट को ओपन कब नहीं कहते? जब मुझे उसका एक पॉइंट मिल जाए जिसको सेंटर मान के मैं स्फीयर ना ड्रॉ कर सकूं। अब इस बेचारे एम्प्टी सेट के पास तो पॉइंट ही नहीं है, तो पहले पॉइंट लाओ जिसको सेंटर मान के मैं स्फीयर ना ड्रॉ कर सकूं, तब मैं कहूंगी ना कि ये ओपन नहीं है। इसके पास तो पॉइंट्स ही नहीं है, इसलिए ये ट्रिवली ओपन है। अगर मैं फाई को नॉट ओपन कब कहूंगी, तो इसके लिए आपको फाई के लिए एक पॉइंट लाना पड़ेगा जिसको सेंटर मान के मैं स्फीयर नहीं ड्रॉ कर सकती, क्योंकि फाई के पास पॉइंट्स ही नहीं है। इसका मतलब इसके पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको सेंटर मान के मैं स्फीयर नहीं ड्रॉ कर सकती, इसलिए ये फाई क्या रहेगा? ओपन। तो एम्प्टी सेट और पूरा मैट्रिक्स स्पेस एक्स जो है ये हमेशा क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो अब हम ओपन सेट से रिलेटेड थ्योरम्स करते हैं जो आपके आगे लेक्चर्स में काफ़ी यूजफुल रहेंगी। तो हमारी पहली थ्योरम है, तो चलो पहले हम एक्सरसाइज करते हैं कि मान लो एक्स डी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है, तो इस डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का कोई भी सबसेट लो वो ओपन होएगा। तो अब इसके लिए क्या करें? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? आप इसके कोई भी दो पॉइंट लो, उसमें डिस्टेंस 0 होगी अगर वो दोनों पॉइंट सेम है, अगर दोनों पॉइंट्स अलग अलग है तो डिस्टेंस क्या रहेगी? 1। तो अब हमने प्रूव करना है इसका कोई भी सबसेट ले वो ओपन होता है। तो मैंने भी क्या कर लिया? एक ए सबसेट ले लिया। अगर ये एम्प्टी है फिर तो भी पड़ा है, एम्प्टी सेट तो ओपन ही होता है, तो ये ट्रिवली ओपन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो हमने मान लिया कि मान लो ए एम्प्टी नहीं है। अब आपने फिर क्या दिखाना है? ए को ओपन। ए को ओपन दिखाना है तो क्या करोगे आप? ए में से पॉइंट उठाओगे। तो मैंने भी एक्स ले लिया ए में से। अब क्या चाहिए आपको? एक्स को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर सकें जो पूरा का पूरा कहाँ रहना चाहिए? ए में। हमने डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में याद करो ओपन स्फीयर पढ़े थे। क्या था ओपन स्फीयर में? कि अगर किसी ओपन स्फीयर की जो रेडियस है वो 1 है या 1 से छोटी है तो वो ओपन स्फीयर सिर्फ सेंटर के इक्वल हो जाता है। तो मैंने भी इसमें जो रेडियस ले ली वो 1/2 ले ली, आप 1/3, 1, 1/4 कुछ भी ले लो। तो ये स्फीयर किसके इक्वल हो जाएगा? खाली सिंगलटन एक्स के, क्योंकि एक्स ए में से उठाया था तो सिंगलटन एक्स भी कहाँ होगा? ए में। इसका ये स्फीयर कहाँ चला गया? ए में। आपने ए में से एक पॉइंट उठाया, उसको सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ करा, वो स्फीयर पूरा का पूरा ए में चला गया। इसका मतलब ए के हर एक पॉइंट के लिए आपके पास एक स्फीयर है जो पूरा का पूरा वापस ए में चला जाता है। इसका मतलब ए क्या हो गया? ओपन हो गया। इसका डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का कोई भी सबसेट लो वो क्या मिलेगा? ओपन ही मिलेगा। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, ये थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहती है ये थ्योरम? कि अगर एक्स डी आपने मैट्रिक्स स्पेस ले लिया तो कोई भी ओपन स्फीयर लो वो भी एक ओपन सेट होता है। तो ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट हमने प्रूव करना है। तो मैंने अगर ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करना है तो पहले मैं ओपन स्फीयर लूँ। ओपन स्फीयर के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक सेंटर, एक रेडियस। तो एक्स डी आपने मैट्रिक्स स्पेस ले लिया, उस x में से एक पॉइंट a उठाया जिसको मैं सेंटर कहूंगी, एक रेडियस ली r ग्रेटर देन 0 रियल नंबर। तो ओपन स्फीयर क्या बन गया? SRA। ये हमारा ओपन स्फीयर बन गया। आप क्या चाहते हो कि SRA क्या बन जाए? ओपन सेट। तो इसको ओपन सेट प्रूव करना है। तो अभी हमने जैसे ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ी, तो किसी को भी ओपन सेट दिखाना हो तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? ये अपने हर एक पॉइंट की क्या है? नेबरहुड। तो टू प्रूव दिस वी विल प्रूव SRA इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर मुझे दिखाना है कि ये ओपन स्फीयर अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड है तो मैं इसका एक पॉइंट ले लूँ। अगर मैं दिखा दूँ ये स्फीयर इसकी नेबरहुड है तो मैंने पॉइंट आर्बिट्रेरी उठाया है तो ये स्फीयर अपने हर एक पॉइंट की क्या हो जाएगा? नेबरहुड। तो मैं इसकी अब एक पॉइंट उठाती हूँ। स्टार्ट करें। तो आपने स्फीयर में से x उठा लिया। स्फीयर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने? ओपन स्फीयर में मैट्रिक्स स्पेस के वो वाले पॉइंट्स आते हैं जिनकी डिस्टेंस सेंटर से निकालें और वो किससे छोटी होनी चाहिए? रेडियस से। तो आपने x उठा लिया इस ओपन स्फीयर में। इसका मतलब इस x की सेंटर से डिस्टेंस यानी कि a से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से क्या होगी? छोटी। तो dx से आपका r से क्या हो गया? छोटा। इस साइड ले जाओ तो r माइनस dx से क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। आप क्या चाहते हो कि ओपन स्फीयर अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो। मैंने कौन सा पॉइंट उठाया? x।
तो मैं चाहती हूँ एस सारे इस एक्स की क्या बन जाए, नेबरहुड। मीट्रिक स्पेस में बहुत बढ़िया हो जाता है कि किसी थ्योरम को प्रूव करना हो ना, तो जो चीज़ आपके पास है उससे जितना कुछ आपको आ सकता है आप ले लो। जैसे मैंने ओपन स्फीयर में से पॉइंट उठाया, मुझे उससे इतना ही पता लगेगा कि इससे सेंटर की डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस से छोटी होगी, इसको इधर ले आएंगे, ग्रेटर देन 0 हो गया। पर मुझे प्रूव क्या करना है, हम इसका उल्टा चलते हैं कि मुझे प्रूव करना है कि एस सारे एक्स की नेबरहुड हो जाए। अब हमने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी है, हम ए को एक्स की नेबरहुड कब कहते हैं, जब हम एक्स को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर सके जो पूरा का पूरा ए में रहे। तो अब मुझे दिखाना है एस आर ए एक्स की नेबरहुड हो, तो ये कब होएगा, जब मुझे फिर एक रेडियस मिलेगी। क्योंकि मैंने आर यूज किया हुआ है तो मैंने आर की जगह R1 ले लिया। ये कब होगा, अगर मुझे कोई रेडियस R1 मिलेगी सच दैट मैं x को सेंटर मान के R1 रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करूं और वो कहाँ रहना चाहिए, SR में। तो हम चाहते हैं कि मुझे एक स्फीयर मिले x सेंटर R1 रेडियस वाला जो पूरा का पूरा कहाँ होना चाहिए, SR में। मुझे ये जरूरत है और मेरे पास सिर्फ इतना है कि r माइनस dx से ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है और है भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर हमारी रेडियस बनती है, तो क्यों ना मैं इसी का नाम क्या दे दूं, R1 दे दूं। तो मैंने R1 इसका नाम दे दिया। तो चलो अब इसको डायग्राम में स्टार्ट कर शो करते हैं, देखते हैं हमें क्या चाहिए। तो पहले हम क्या कर लें, A सेंटर ले लें, R रेडियस ले लें, इस रेडियस से हमने स्फीयर ड्रॉ कर लिया, ये स्फीयर हमारा क्या बन गया, SRA। आपने इस स्फीयर में से क्या उठाया, X उठाया, तो मैंने इस स्फीयर में से X ले लिया। फिर आपने क्या करना है, आप चाहते हो X को सेंटर मान के R1 रेडियस का स्फीयर जो आए वो इसके अंदर जाना चाहिए। अब R1 क्या है आपकी, ये R थी, ये X की A से डिस्टेंस इतनी है, तो R में से dx से घटाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, R1। चाहते हो आप कि R1 रेडियस वाला जो स्फीयर है वो कहाँ जाना चाहिए, SRA में। तो हम क्लेम करेंगे कि ये स्फीयर S, ये कौन सा स्फीयर है मेरा, SR1X। मैं चाहती हूँ ये वाला स्फीयर इस स्फीयर में चला जाए, तो मैं क्लेम करती हूँ कि SR1X SRA में चला जाए। अगर ये क्लेम कर लिया तो मेरा ये हो जाएगा, ये होते ही हम उल्टा चल पड़ेंगे कि SRA क्या बन जाएगी, X की नेबरहुड। और अगर SRA X की नेबरहुड हो गई तो SRA अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो जाएगी। अगर SRA अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होगी तो SRA क्या हो जाएगा, ओपन। तो मेरा काम कहाँ पे रुक गया कि मैं ये दिखा दूँ SR1X SRA में पड़ा है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ SR1X SRA में चला जाए। अब एक सबसेट को दूसरे सबसेट में दिखाना है तो क्या करो, पहले सबसेट से पॉइंट उठाओ, फिर दिखा दो वो पॉइंट दूसरे सबसेट में पड़ा है, काम बन गया। तो अब मैंने SR1X से ले लिया y। अब मुझे चाहिए क्या कि y कहाँ चला जाए, SRA में। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, मैंने y SR1X से उठा लिया, यहाँ से मुझे जितना आता है हम वो निकाल लेंगे। फिर हम उल्टा चल पड़ेंगे कि हम क्या चाहते हैं, y SRA में चला जाए, वो कब होगा। तो पहले मैंने उठा लिया y SR1X से। y SR1X में कब जाएगा, जब y की x से डिस्टेंस किससे छोटी होनी चाहिए, R1 से। तो मेरे पास x और y की जो डिस्टेंस है वो R1 से छोटी आ गई। बस मुझे इससे इतना ही पता लग सकता था। अब मैं उल्टा स्टार्ट करती हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ कि y कहाँ चला जाए, SRA में। ये कब जाएगा, जब y की a से जो डिस्टेंस है वो किससे छोटी हो जाए, R से। तो आपको डिस्टेंस चाहिए y की a से, और आपके पास किसकी डिस्टेंस है, x और y की। तो मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं x, y और a, और मुझे डिस्टेंस चाहिए a और y की। तो मैंने लिखा a की y से डिस्टेंस ट्रायंगल इनइक्वालिटी से छोटी होगी अगर डिस्टेंस a की x से निकाले प्लस x की y से निकाले। तो dAx प्लस dxy, dAx एज इट इज लिख दिया मैंने। आपने लास्ट ये dxy किससे छोटा लिखा हुआ है, R1 से, तो dxy लेस देन का निशान लगाया, R1 लिख दिया। dAx प्लस R1 मैंने लास्ट स्लाइड में इक्वेशन 1 लिखी है, dAx प्लस R1 किसकी इक्वल है, वहां से R की इक्वल। तो आपका dAy तो R से छोटा हो गया, ये चीज आ गई आपके पास। dAy जैसे ही R से छोटा होगा तो इसको ना y कहाँ जाएगा, SRA में जाएगा। y SRA में जाएगा, y उठाया कहाँ से था, SR1X से, तो SR1X कहाँ चला गया, SRA में। SR1X SRA में चला गया, तो इसका जो मैंने लास्ट
स्लाइड में आपको दिखाया था कि ये मुझे प्रूव करना है, तो एस आर ए क्या बन जाएगी, एक्स की नेबरहुड। एस आर ए एक्स की नेबरहुड बन गई, पर एक्स तो आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया था। इसी तरह अगर आप कोई और पॉइंट उठाते एस आर ए, उसकी भी नेबरहुड हो जाती। तो इसका मतलब एस आर ए अपने हर एक पॉइंट की क्या बन गया, नेबरहुड। अगर कोई सेट अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो तो क्या बन जाता है, ओपन सेट। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो एस आर ए है ये क्या बन गया, ओपन सेट। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, तो अब हमने प्रूव कर लिया कि ओपन स्फीयर ओपन सेट है। अब हमारी थ्योरम है कि मान लो हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन पड़ी है ओपन सेट्स की, तो उनकी यूनियन भी जो है वो ओपन होती है। अभी आर्बिट्रेरी कलेक्शन क्या होती है, इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। मान लो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी है, अब लाइब्रेरी में रैंडमली बुक्स आ गई, तो अब हमने मान लो बुक्स अभी अरेंज नहीं की हुई और हमने चेक करना है कि इसमें मैथ्स की बुक्स कहाँ कहाँ पड़ी है। तो हमने क्या करा, हमारे लाइब्रेरी में अलमीराज हैं, अलमीराज में शेल्फ हैं, तो फर्स्ट अलमीरा में 5 शेल्फ्स, ऐसे सेकंड अलमीरा उसमें भी 5 शेल्फ, थर्ड अलमीरा उसमें भी 5 शेल्फ्स एंड सो। तो हमने पहले चेक की फर्स्ट अलमीरा का फर्स्ट शेल्फ देखा, फिर सेकंड देखा, फिर थर्ड देखा। मान लो थर्ड शेल्फ में थर्ड नंबर पे पड़ी है मैथ की बुक, तो वो मैथ की तो पहली बुक है, तो हम उसका नाम दे देंगे लैम्डा 1। इसी तरह फोर्थ शेल्फ देखा, उसमें नहीं मिली, फिफ्थ शेल्फ में मान लो 10th नंबर पे पड़ी है, उसका नाम दे दिया लैम्डा 2। तो मेरे पास एक मैथ की बुक आई, लैम्डा 1 नाम दे दिया, दूसरी मैथ की बुक आई, उसका नाम लैम्डा 2 दे दिया। इसी तरह आप सेकंड अलमीरा चेक करोगे, फिर उसकी जिस जिस शेल्फ में आएगी, फिर लैम्डा 3, लैम्डा 4, तो इस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन का हम क्या बना लेंगे, एक सेट बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे कैपिटल लैम्डा। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग सेट। तो अब मैं क्या करूंगी, इस इंडेक्सिंग सेट में से मेंबर्स पॉइंट उठाते जाऊंगी, वो पॉइंट्स क्या आएंगे, मेरी मैथ्स की बुक्स आ जाएंगी। तो इसी तरह हमारी यहाँ पे है आर्बिट्रेरी कलेक्शन। मान लो एक्स मेट्रिक स्पेस है, उसके अंदर सेट्स पड़े हैं, अब उन सेट्स में कई ओपन सेट्स हैं, लेकिन पोजीशन नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे पहला सेट उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया, मान लो तीसरे वाला ओपन सेट है तो उसका नाम दे दिया लैम्डा 1, फिर ऐसे फिर उठाते गए, बीच में कहीं फिर ओपन सेट मिल गया, उसका नाम दे दिया लैम्डा 2 एंड सो। तो ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 का हमने एक सेट बना लिया और इसको नाम दे दिया कैपिटल लैम्डा। इस कैपिटल लैम्डा को हम इंडेक्सिंग सेट बोलते हैं। तो अब हमारी थ्योरम क्या है कि हमारे पास भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ओपन सेट्स की और हमने प्रूव करना है कि ये ओपन होती है। तो मैंने मान लिया कि मान लो जी लैम्डा उस इंडेक्सिंग सेट से उठाते जाओ, मेरे पास ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ओपन सेट्स की। मैंने इनकी यूनियन कर दी, यूनियन लैम्डा उठाते जाओ, लैम्डा में से जितने जी लैम्डा बने सबको यूनियन कर दी, नाम दे दिया जी। मैं चाहती हूँ कि ये जी भी क्या बन जाए, ओपन सेट। तो मैंने अब जी को ओपन सेट प्रूव करना है। किसी को भी ओपन सेट दिखाना है तो क्या है, या तो वो एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। अगर सेट एम्प्टी है तो काम ही खत्म, क्योंकि एम्प्टी सेट तो क्या होता है, ट्रिवली ओपन। तो एम्प्टी सेट तो है, फिर तो थ्योरम अपनी खत्म हो गई कि ये सेट हमारा क्या बन गया, ओपन। अब मान लो जी हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी। फिर भी हमने दिखाना क्या है, ओपन। ओपन दिखाने का तरीका ही एक है, क्या करो, वो अपने हर एक पॉइंट की क्या है, नेबरहुड। तो हर एक पॉइंट के दिखाने के लिए आप एक पॉइंट उठा लो कि जी हमारा नॉन एम्प्टी है, हमने जी में से एक्स उठा लिया। अब अगर आपने दिखा दिया जी इस एक्स की नेबरहुड है, तो ये जी क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा। तो जी आपने एक्स से उठाया, जी कौन था, यूनियन जी लैम्डा, तो एक्स किसी ना किसी जी लैम्डा में तो जाएगा, तो एक्स जाएगा किसी ना किसी जी लैम्डा में फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। लेकिन ये जो जी लैम्डा थे हमारे, ये सारे क्या थे, सारे के सारे ओपन सेट थे। तो जी लैम्डा तो ओपन सेट है, ओपन सेट तो अपने हर एक पॉइंट की क्या होता है, नेबरहुड। इसका मतलब मुझे एक्स को सेंटर मान के एक रेडियस मिलेगी, जिससे मैं सफियर ड्रॉ करूंगी, वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, जी लैम्डा में। क्योंकि जी लैम्डा ओपन सेट है, मुझे एक रेडियस मिली कि वो उस रेडियस का सफियर एक्स को सेंटर मानते हुए जो ड्रॉ किया, वो पूरा का पूरा कहाँ चला गया, जी लैम्डा में। पर जी लैम्डा तो खुद जी में पड़ा, क्योंकि जी तो इन सभी जी लैम्डास की क्या है, यूनियन। तो मेरा सफियर कहाँ चला गया, जी में। जी में से मैंने एक पॉइंट उठाया था, उस पॉइंट को सेंटर मान के एक सफियर ड्रॉ कर दिया, जो पूरा का पूरा कहाँ रह रहा है, जी में। इसका जी क्या बन गई, एक्स की नेबरहुड। पर एक्स तो फिर आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका जी अपने हर एक पॉइंट की क्या है, नेबरहुड। अगर कोई सेट अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड है तो क्या होता है, ओपन। इसका मतलब आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ओपन होती है। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन।
फाइनाइट इंटरसेक्शन में मीन्स 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, मैंने n का करके दिखाया है, तो आप 2 से भी काम चला सकते हैं। तो मान लो XD हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, मैंने मान लिया G1, G2, G3, Gn, ये कलेक्शन है किसकी, सारे के सारे ओपन सेट्स की। तो G1 भी ओपन, G2 भी ओपन, G3 भी ओपन, Gn भी ओपन। क्या करना है, हमने इन सब की इंटरसेक्शन लेनी है। तो इंटरसेक्शन हमने नाम क्या दे दिया, G। मुझे दिखाना है ये G क्या आ जाए, ओपन। तो फिर वही, या तो ये एम्प्टी होगा या ये नॉन एम्प्टी होगा। मान लो अगर G क्या है, एम्प्टी, ये कब होगा, जब सभी GI एम्प्टी होंगे। अगर सभी GI एम्प्टी हैं तो G को भी एम्प्टी होना पड़ेगा। अगर G एम्प्टी है तो काम क्लियर, क्योंकि G क्या बन जाएगा, ट्रिवली ओपन। अब आपने मान लिया G क्या है, नॉन एम्प्टी। अगर G नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब कोई भी GI एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक भी GI एम्प्टी होता तो उनकी इंटरसेक्शन तो एम्प्टी आ जाती। पर मेरा G नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब सारे के सारे GI क्या मिलेंगे, नॉन एम्प्टी। अब G नॉन एम्प्टी है, आप चाहते क्या हो, G क्या बन जाए, ओपन। फिर वही कि हम G को क्या दिखाएं, वो अपने हर एक पॉइंट की क्या है, नेबरहुड। तो आपने G में से क्या ले लिया, एक X ले लिया। X अगर G में से लिया, G कौन है, इन GIs की इंटरसेक्शन। अगर X G में है तो इसका मतलब X इंटरसेक्शन में चला गया, इंटरसेक्शन में चला गया तो X इज कॉमन टू ऑल GIs, इसका मतलब X हर एक GI में जाएगा। लेकिन ये GI कैसे थे, सारे के सारे ओपन थे, तो X GI में चला गया, और GI कौन है, ओपन सेट है, इसलिए G1 ओपन है, X G1 में पड़ा है। तो G1 के लिए मुझे कोई रेडियस मिलेगी R1, कि मैं X को सेंटर मान के R1 रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करूंगी, वो G1 में जाएगा। इसी तरह G2 ओपन है, G2 ओपन है, X G2 में पड़ा है, तो इसका मतलब फिर मुझे एक रेडियस मिलेगी R2, X को सेंटर मान के R2 रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करूंगी, वो G2 में जाएगा। इसी तरह G3, G4, Gn ओपन है, तो मुझे एक रेडियस मिलेगी Rn, कि X को सेंटर मान के Rn रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और वो कहाँ जाएगा, Gn में। तो मैंने इन सभी चीज़ों को एक ही बारे में लिख दिया कि मुझे Ri रेडियस मिलेगी, कि X को सेंटर मान के Ri रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करूंगी, तो वो कहाँ जाएगा, Gi में। ऐसा 1 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, एंड सो ऑन n के लिए होगा। तो मेरे पास R1 भी आ गई, R2 भी आ गई, R3 भी आ गई, Rn, ये सारी रेडियस आ गई, और इन सभी स्फीयर्स का सेंटर कौन है, X। तो मैंने क्या किया, अब मान लो 2 को सेंटर मान के एक 3 रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करो, एक 5 रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करो। तो 3 वाला जो स्फीयर होगा वो 3 में तो है ही, 5 वाले के भी अंदर होगा। तो मैंने क्या किया, R1, R2, R3, Rn में से सबसे छोटा छांट लिया, इन सब का मिनिमम नाम दे दिया R। तो R R1 से छोटा है, क्योंकि सेंटर सेम है, तो R रेडियस वाला स्फीयर R1 रेडियस वाले के अंदर आएगा। क्योंकि R R2 से भी छोटा है, इसका R रेडियस वाला स्फीयर R2 वाली रेडियस वाले स्फीयर में भी जाएगा, यानी कि SRX को SR1X में भी जाना पड़ेगा, SR2X में भी जाना पड़ेगा, SRNX में भी जाना पड़ेगा। और ये SRX कहाँ पड़े थे, GI में, तो SRX कहाँ चला गया, GI में। ये G1 में भी चला गया, G2 में भी चला गया, G3 में भी चला गया, Gn में भी चला गया। SRX अगर हर एक GI में चला गया तो फिर तो वो उनकी इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। इंटरसेक्शन का क्या नाम है, G। तो SRX किस में चला गया, G में। आपने G में से एक X उठाया था, आपने दिखा दिया कि आपको एक रेडियस मिली है, X को सेंटर मान के उसी रेडियस का स्फीयर वापस कहाँ जाता है, G में। तो G क्या बन गई, X की नेबरहुड। X तो आपने आर्बिट्रेरी उठाया था, इसका SRX तो हर एक पॉइंट की क्या बन गया, नेबरहुड। अगर कोई सेट अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो जाए तो वो सेट क्या हो जाता है, ओपन। तो इसका मतलब ये G क्या बन गया, ओपन। इसका मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन अगर ओपन सेट्स की ली जाए तो क्या होती है, ओपन। अभी हमने पढ़ा इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो वहाँ पे अगर आप फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स निकालोगे तो वो भी ओपन ही आएगी, आप आराम से प्रूव कर सकते हो। इसी तरह आपने यहाँ पे पढ़ा फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो क्या इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स भी ओपन होती है, नहीं। आंसर इसका है कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट्स की ओपन नहीं होती। इसको हम एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे। हम आपको इनफाइनाइट सेट्स देंगे जो सारे ओपन होंगे, फिर हम उनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे और वो प्रूव करेंगे कि वो क्या है, ओपन नहीं है। तो इसका एग्जांपल है इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन। तो इसके लिए हम रियल लाइन ही लेते हैं, विद यूजुअल मेट्रिक। मैंने Gn ले लिया -1/n से लेकर 1/n, यानी कि G1 आपने ले लिया ओपन इंटरवल -1 से 1, G2 ले लिया -1/2 से 1/2, G3 ले लिया -1/3 से 1/3, एंड सो ऑन।
अब सारे के सारे जीएन कौन है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी कि ओपन सफियर। अभी अभी आपने पढ़ा ओपन सफियर क्या होता है? ओपन सेट। तो सारे के सारे जीएन क्या है? ओपन सेट। अब मैंने इनकी क्या निकालनी है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हम रियल लाइन पे निकालते हैं। मेरा G1 कौन है? -1 से 1, तो ये वाला आ गया -1 से 1। G2 कौन है? -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2। जब मैं इन G1 और G2 की इंटरसेक्शन निकालूंगी तो G1 तो उठ गया, इंटरसेक्शन खाली क्या बच जाएगी? G2। इसी तरह जब मैं इसकी G3 के साथ करूंगी -1/3 अंदर आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन कितनी रह जाएगी? -1/3 से 1/3। इसी तरह आप चलते चलते G10 तक चले जाओगे। G10 तक जाओगे तो इंटरसेक्शन कितनी रह जाएगी? -1/10 से +1/10। चलते चलो तो इंटरसेक्शन मान लो अब आप करोड़ पे पहुंच गए, तो इंटरसेक्शन कितनी रह जाएगी? -1/1 करोड़ से लेकर 1/1 करोड़। क्योंकि आपने जो नया सेट लेना है वो पहले वाले से छोटा है, तो इंटरसेक्शन में तो छोटा सेट ही आता है, तो इंटरसेक्शन आपकी इतनी रह गई। लेकिन 1 करोड़ पे भी कोई काउंटिंग खत्म थोड़ा ना हुई। 1 करोड़ के बाद आगे 10 करोड़, 100 करोड़, और क्या पता हमें आता भी नहीं होगा उतना, उससे भी आगे काउंटिंग्स है। तो इसका मतलब इसकी इंटरसेक्शन तो कहीं रुकेगी ही नहीं। इसकी इंटरसेक्शन -1/समथिंग से 1/समथिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि -1/समथिंग के बाद भी -1/समथिंग + 1 मिलेगा आपको। इसका मतलब इसकी इंटरसेक्शन इस तरह का कोई ओपन इंटरवल नहीं होगा। लेकिन एक खास बात है, -1 से 1 लिया तब भी 0 उसमें थी, -1/2 से 1/2 लोगे तब भी 0 उसमें थी, -1/3 से 1/3 लिया तब भी 0 उसमें थी, -1 करोड़ से 1 + 1/1 करोड़ लिया तब भी 0 उसमें थी। इसी तरह -1/100 करोड़ से 1/100 करोड़ लोगे तब भी 0 उसमें होगी। इसका 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी जीएन में पड़ा है, लेकिन जो सभी एलिमेंट्स में पड़ा है कॉमन, वही क्या हो जाती है? इंटरसेक्शन। इसलिए इन सब की इंटरसेक्शन क्या मिलेगी? 0। क्या ये सिंगलटन 0 सेट ओपन है? अब ये 0 है, क्या ये ओपन हो सकती है? किसी भी सेट को आप ओपन कब कहोगे? जब उसका एक पॉइंट लो, इसका पॉइंट 0 ले लिया, 0 को सेंटर मान के आप सफियर ड्रॉ करोगे। जैसे ही सफियर ड्रॉ करोगे थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा उधर जाना पड़ेगा, जब तो ये वापस 0 में नहीं जाएगा। अगर ये वापस नहीं जाएगा तो फिर ये ओपन भी नहीं होगा। इसका दिस इंटरसेक्शन इज नॉट ओपन। तो इसी के साथ ही हमारा ओपन सेट्स का ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। तो आज के मैट्रिक स्पेस के लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा कि ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है, किसी भी सेट को हम कैसे प्रूव करेंगे ये ओपन है या नहीं, या डिसप्रूव कैसे करेंगे ये ओपन होगा या नहीं होगा। और आपने ओपन सेट से रिलेटेड 2 थ्योरम्स भी पढ़ी कि ओपन सफियर जो है वो ओपन सेट होता है, उनकी यूनियन ओपन सेट्स की ओपन होती है और इंटरसेक्शन ओपन सेट्स की ओपन होती भी है, और किसी केस में नहीं भी होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं इस लेक्चर में कहीं प्रॉब्लम है तो ये लेक्चर YouTube पर 24 आवर्स अवेलेबल है, आप इसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, आई विल रिप्लाई दैट कमेंट। एंड आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और इतने प्यार से ये लेक्चर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।